चेक बाउंस केस को इंडिया में क्रिमिनल केस माना जाता है, जिसका मेन सेक्शन है 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंड इसका और एक सेक्शन है जिससे मतलब इसका एक इंटीग्रल कनेक्शन है, दैट इज सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अभी 138 जो है ये इसको एक ऑफेंस बनाता है, यानी कि अपराध बनाता है। अभी 139 जो है ये एविडेंस के ऊपर बात करता है। अभी देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम गाइडलाइंस पास कर जो कि भारतवर्ष के हर एक नागरिकों के ऊपर लागू हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कहते हैं वो कानून हो जाता है, हम सभी को पालन करना पड़ता है। और हाल ही में ही ऐसे एक रिसेंट जजमेंट सामने आया है जहां पर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में अगर इस तरीके का रवैया देखा जाएगा तो आपको जरूर पनिशमेंट मिल सकती है। अभी यहाँ पर हुआ क्या था ये देखिए। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुँचाते ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो केस का नाम है पी.के. उथप्पू वर्सेस एन.जे. वर्गीस एंड अदर। केरला हाई कोर्ट 7 नवंबर 2023 लेटेस्ट जजमेंट। एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल किया गया था 1374 ऑफ 2010। अभी हुआ क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस। 4 लाख रुपए अमाउंट था। तो पी.के. उथप्पू कुछ लोन वगैरह लिए थे। अब उस लोन का भरपाई करने के लिए एक चेक वगैरह भी वो साइन करके दिए थे। बट द क्वेश्चन इज दैट चेक कैसा चेक था। चेक कैसा मतलब, जब आप कोई चेक दे रहे हो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप इसीलिए ही देते हो, है ना। एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई चेक दे रहे हो, इससे मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ दैट आप कोई ना कोई जरूर उधार वगैरह लिए थे, कोई पैसा वगैरह लिए थे, उसका भरपाई करने के लिए आप ये चेक वगैरह दे रहे हो, है ना। नहीं तो आप क्यों चेक दोगे। हम लोग वही चेक इशू करके थोड़ी ना किसी को देते हैं, कोई पर्पस के लिए देते हैं, है ना। केस नंबर 1। अभी ऐसे में एक और सिचुएशन हो सकता है। सपोज आप चेक तो दे रहे हो बट कोई उधार वगैरह नहीं था, ठीक है ना, आपको ही पैसा उठवाना था खुद के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। सपोज आपको ऐसा चेक मैंने दिया है, जाओ मेरे लिए उठा करके लेके आओ, ऐसा हो भी तो सकता है ना। केस नंबर 2। ये प्रमाण करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है। ये 2 सिचुएशन को याद रखिए, क्योंकि मैं ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ ताकि कानून आपके दिमाग में घुस जाए। दैट इज सेक्शन 139 ऑफ द एनआई एक्ट। अभी ऐसे में सवाल ये होता है, अगर आप किसी को ब्लैंक चेक इशू करके दे रहे हो, क्या वो चेक बाउंस केस होगा। सिंपली सिग्नेचर करके दे दिए हो, क्या इसको चेक बाउंस माना जाएगा। दैट वॉज द क्वेश्चन बिफोर द केरला हाई कोर्ट। पी.के. उथप्पू यहाँ पर एक ब्लैंक चेक इशू करके दिए थे, तो चेक बाउंस हो जाने के बाद एक क्रिमिनल केस फाइल किया जाता है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सब चीज को देख करके ये बोलते हैं दैट हाँ इसको चेक बाउंस माना जाएगा, तो 6 महीने का जेल दे दिया जाता है। और जो 4 लाख का जो अमाउंट बाउंस हो गया था उसको कंपेंसेशन के रूप में देने के लिए कहा जाता है 9% पर एनम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। केस पहुंच जाता है एपिलेट कोर्ट के पास, यानी कि हायर फोरम के पास। हायर फोरम भी सब कुछ चीज को देखते हैं, वो भी जो ट्रायल कोर्ट के जो जजमेंट था उनका जजमेंट को समर्थन कर देते, यानी कि अपहोल्ड कर देते। अभी ऐसे में पी.के. उथप्पू को 6 महीने का जेल वगैरह दिया जाता है। वो सीधा पहुंच जाते केरला हाईकोर्ट के पास एक रिवीजन पिटीशन फाइल करके। अभी हाई कोर्ट में क्या होता है, दोनों पक्ष के मैटर को डिटेल में समझा जाता है और दोनों तरफ के एडवोकेट एक तगड़ा आर्ग्यूमेंट पेश किए। अभी अभियुक्त के एडवोकेट, अभी एक्यूज्ड पर्सन के एडवोकेट ये आर्ग्यूमेंट पेश किए दैट यहाँ पर एक ब्लैंक चेक, खाली चेक इशू करके दिया गया था, तो अगर ये चेक बाउंस होता है तो यहाँ पर कोई भी प्रिजम्पशन ही अराइज नहीं होता है, इसको एक चेक बाउंस नहीं मानना चाहिए। अभी ब्लैंक चेक यहाँ पर क्यों दिया गया, क्योंकि 4 लाख रुपए का जो लोन वगैरह यहाँ पर लिए थे वो उनके गाड़ी के लिए लिए थे, व्हीकल के लिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया गया था एंड अलोंग विद दैट सिक्योरिटी के लिए एक ब्लैंक चेक, सिर्फ सिग्नेचर करके एक चेक भी वहां पर प्रेजेंट किया गया था। जो पार्टी को चेक दिया गया था वो बाकी का सारा डिटेल्स लगा करके, अमाउंट वगैरह डाल करके बैंक में वो चेक प्रस्तुत कर दिए थे। अभी ऐसे में बैंक वाले बोल देते दैट यहाँ पर तो सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है, तो चेक हम लोग बाउंस कर देते, तो चेक हो गया बाउंस। अभी यहीं पर एडवोकेट साहब बोले, और बीच में क्या होता है, सबका सब डॉक्यूमेंट्स वापस किया गया था बट उस चेक को वापस नहीं किया गया था।
इसको ही पकड़ते हुए कोर्ट में ये कहा गया उनके ऊपर एक फॉल्स केस वगैरह करने के लिए चेक को मिसयूज किया गया है। अब एक बात देखिए, कोर्ट यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिए अगर कोई चेक इशू किया गया है तो सेक्शन 139 ऑफ द एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन जरूर यहाँ पर बनेगा। ये जो प्रिजम्पशन है यानी कि धारणा है, इसको आप खंडन कर सकते हो, रिबार्टेबल है यानी कि खंडन योग्य प्रिजम्पशन है। अब ये प्रमाण करने की जिम्मेदारी, अब मेरे हिंदी से मैं ही ना मर जाऊं, यानी कि इसको प्रमाण करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होता है। आप कोर्ट में साबित करो कोई डेट वगैरह लाइबिलिटी वगैरह आपके ऊपर नहीं था, अब उसके लिए चेक इशू नहीं किए थे, यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाए थे पीके उत्थप्पू, इसीलिए उनको जेल जो दिया गया था ना 6 महीने का, उसको समर्थन किया जाता है और जेल के साथ जो 4 लाख का कंपेंसेशन था उसको फाइन में तब्दील कर दिया गया था। और क्लियर शब्द में कोर्ट यहाँ पर बोल दिए अगर आप एक कोई ब्लैंक चेक भी इशू करके देते हो, ये मैटर नहीं करता है अगला पार्टी उसको फिल करके बैंक में उसको प्रस्तुत कर दे, ये मैटर नहीं करता है, तो भी आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सजा वगैरह जरूर मिल सकता है। तो जरूर इस केस को आप याद रखिएगा। और अल्टीमेटली कोर्ट ये पिटीशन को डिसमिस कर देते, खारिज कर देते, और ये कानून के अंदर 2 साल से ऊपर पनिशमेंट आपको मिल सकता है, जेल हो सकता है, और जो अमाउंट आप बाउंस कराए हो उसका डबल अमाउंट आपको फाइन के तौर पर, कंपेंसेशन के तौर पर दिया जा सकता है। कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, दायित्व है, प्रमाण करो कोर्ट के सामने आपको ऋण देने के लिए नहीं बल्कि खुद के काम में लगाने के लिए चेक वगैरह इशू करके दिए। अगर आप वॉल्यूंटरीली खाली चेक भी इशू करके दे रहे हो तो आपको सजा मिल सकती है। अगर आप उस चेक को डिसोन नहीं कर पाओ तो अंडर सेक्शन 139 ऑफ द एनआई एक्ट, क्योंकि सिग्नेचर तो आपका है ना। सो उम्मीद करती हूँ सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सारा का सारा लीगल टेक्निकलिटी समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है एक लाइक करके जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।